नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो में जो आप सीखने वाले हो आपका फर्स्ट चैप्टर मैथ में समुच्चय। तो बताओ आप कौन सी क्लास में हो, यानी आप 11th क्लास में हो, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? समुच्चय। समुच्चय किस चैप्टर का है, मतलब किस क्लास का है? 11th क्लास का और मैथ सब्जेक्ट का। अब चूंकि जब हम सेट्स को पढ़ेंगे, समुच्चय को ही इंग्लिश में आप सेट्स कहते हो और हिंदी में बात की जाए तो आप क्या कहते हो? इसको समुच्चय। समुच्चय। दोस्तों अभी तक आपने क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक इसका कहीं पर भी नाम नहीं सुना होगा। यानी दोस्तों अभी तक आप संख्याओं का नाम सुना, आपने अभाज्य संख्या नाम सुना, परमीकरण भी सुन सके हो, मतलब मैथ में आपने बहुत कुछ सुना है, पर अभी तक आपने समुच्चय जैसी कोई चीज नहीं सुनी है। तो आज हम बात आती है कि समुच्चय जैसी चीज को सीखें तो आखिर ये समुच्चय क्या है। पहले दोस्तों हम किताबी परिभाषा की बात करेंगे कि आखिर ये किताब कहना क्या चाहती है। उसके बाद हम दोस्तों आराम से समझेंगे कि ये समुच्चय क्या है और आपकी लाइफ से भी रिलेटेड होगा, आप चिंता मत करना। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये डेफिनेशन होती है वो कहता है समुच्चय वह चीज़ है, क्या? सेट्स वह चीज़ है जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं हम लेंगे जिनको हम सुपरिभाषित होंगे और उनका संग्रह, यानी उनका बहुवचन भी समझ सकते हो आप, उनको हम संग्रह करेंगे, उसी को हम सेट्स कहते हैं। ऊपर से गया कोई बात नहीं, समझो। पहले डेफिनेशन को क्लियर करो। क्या दोस्तों? वस्तुओं के, जो डेफिनेशन है वो क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट्स कहते हैं। क्या दोस्तों? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को आप क्या कह रहे हो? सेट्स। अब देखिए इस सेट्स की क्या भूमिका है उस पर बात करते हैं। साथियों जब आपने डेफिनेशन क्लियर की सुपरिभाषित संग्रह, तो आप कहोगे कि वस्तुओं समझ में आ गया, लेकिन ये जो शब्द है सुपरिभाषित संग्रह, इसका तो मुझे अर्थ ही नहीं पता। अब चूंकि जब हम इस शब्द का अर्थ नहीं पता कर पाएंगे तो हमें सेट्स ऑटोमेटिक क्लियर नहीं होगा। तो इसका शब्द आप ये समझ लीजिए, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब सभी के अनुसार समान आंसर, सभी के अनुसार, सभी के अनुसार समान उत्तर, समान आंसर, ये लिख लीजिए। मतलब कि साथियों ये क्या बात हुई कि सुपरिभाषित संग्रह का जो हम अर्थ निकाल रहे हैं उसका अर्थ हम समझ रहे हैं क्या? सभी के अनुसार समान आंसर। अच्छा जी, अब जब आपने ये देखा कि सभी के अनुसार कोई ऐसा आंसर है जो सभी के अनुसार समान है, हम उसी को सेट्स कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अच्छा कोई एग्जांपल है? बिल्कुल एग्जांपल है। अब देखो एग्जांपल की बारिश होगी। जैसे पहले दोस्तों आपने क्लास फर्स्ट में थे तब आप बहुत बोलते थे वॉवेल कंसोनेंट, वॉवेल कंसोनेंट, आपने बहुत किया है। तो आज उसी वॉवेल का यूज हम करेंगे अपनी गणित में। कैसे? समझिएगा। तो मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला, तो साथियों कॉल आ गई थी इसलिए वीडियो स्टॉप हो गया था। तो हमने क्या कहा था कि दोस्तों हमने बचपन में ही सीखा था अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अब हम इनका गणित में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का सेट्स बताइए, यानी स्वरों का समुच्चय बताइए। तो आप क्या करोगे दोस्तों? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्या लिख दी आपने, एक मंजिला कोष्ठक लगाया और ए ई आई ओ यू, ये हो गए क्या दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब हमने एक बात पढ़ी थी क्या कि सुपरिभाषित शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपने देखा था कि भाई सुपरिभाषित शब्द का अर्थ है कि सभी के अनुसार समान आंसर आ रहा है तो वो सुपरिभाषित है, अन्यथा की स्थिति पे नहीं है। अब आप बताइए कि आपने अपने दोस्त रोहन से पूछा कि क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, तो वो क्या के एम एल ओ बता देगा? नहीं, वो भी क्या बताएगा? ए ई आई ओ यू। या आपने अपनी बहन से पूछा या भाई से पूछा या आपने पिताजी से पूछा या आपने अपनी क्लासमेट से किसी से भी पूछा या आपने सर से पूछा, किसी से भी पूछोगे जिसे जानकारी होगी तो वो यही बताएगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं उनको हम क्या कहते हैं? ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार ही होंगे, यानी यही 5 होंगे। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है कि सभी के अनुसार
समान उत्तर प्राप्त हो रहा है। और यही तो हमारा सेट्स है, क्या समुच्चय है। दूसरी बात क्या होती है वो देखिए। दूसरी बात हम क्या करते हैं दोस्तों, अब आपको एक चीज यहाँ पे सीखने की बात है कि अब हमने इस चीज को किसमें लिख दिया है, गणित के रूप में, यानी मैथ के रूप में बोले तो यही क्या है, सेट्स है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि मजला कोष्टक का यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। यानी जब भी आप कोई भी सेट्स को शुरुआत करते हो तो उसको आप कैसे लिखोगे, उसको आप क्या करोगे, अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हो। जैसे अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ सेट ए बराबर AEIOU। मैंने क्या कर दिया, ए बराबर क्या है, यानी ये क्या कर रहा है, समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या हो गया, समुच्चय का नाम हो गया। यहाँ पर समुच्चय का नाम क्या हो गया, ए। तो ए क्या कर रहा है दोस्तों, समुच्चय बता रहा है कि ये समुच्चय है। और जो अंदर होते हैं ये इसके क्या होते हैं, अवयव। ये AEIOU, ये जो 5 लेटर लिखे हुए हैं अंदर, ये क्या है, अवयव होते हैं। ये क्या होते हैं, अवयव। ये क्या होते हैं, अवयव। और जितने भी हम किसी भी सेट्स के जब हम अवयव निकालेंगे तो हम उसको मजला कोष्टक में बंद करते हैं। किसमें करते हैं, मजला कोष्टक में बंद करते हैं और एक एक अवयव को अलग अलग करते हुए लिख देते हैं। अलग किससे करते हैं, कॉमा के माध्यम से। तो अभी आपने क्या सीखा कि जो किसी भी सेट को हम प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, और जो उसके अवयव होते हैं उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, या जो संख्या होगी उसको प्रदर्शित करेंगे, या तो सेट्स का नाम दिया होता है। तो जहां पर ना हो वहां पर ABCD यानी कहीं पर लिखा हो ए बराबर कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं 2 4, तो इसका मतलब ये समुच्चय ए है। ये समुच्चय क्या, ए है। और जो 2 और 4 है वो क्या है, इसके अवयव हैं। और 2 और 4 क्या हो गए, अवयव। अब चूंकि 2 और 4 हमने कैसे जाना, अलग है, क्योंकि बीच में क्या लगा था, कॉमा लगा था। बीच में क्या लगा था, कॉमा लगा था। और हमने इनको किस में बंद किया है, मजले कोष्टक में बंद किया है। ये जानते हो आप, ये जो आपका कोष्टक होता है मजला कोष्टक होता है। कौन सा कोष्टक, मजला कोष्टक। तो अब बात हमारी कहाँ तक पहुंची, बात हमारी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हमने सेट्स के बारे में जाना, जो कि इस चीज पर बात कर रहा है कि सभी के अनुसार कोई उत्तर अगर समान आ रहा है उसको आप सेट्स कह रहे हो। लेकिन क्या हम एक ही एग्जाम्पल से सीखेंगे, हम लोगों को तो बहुत एग्जाम्पल चाहिए। तो इसी प्रकार अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का क्या निकालोगे, कंसोनेंट, उसका अगर भी आप समुच्चय निकालोगे तो ये 5 लेटर छोड़ के आप वो 21 लेटर लिखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार सेट हो जाएगा। और जो 21 लेटर होंगे वो सेट ए के अवयव होंगे, या सेट बी या सेट सी, कुछ भी कह सकते हो। यानी समुच्चय ए, समुच्चय बी, आप कुछ भी कह सकती हो। अब दोस्तों हम 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर उसके बाद इस समुच्चय को निरूपण करना भी अलग अलग टाइप से, यानी यहाँ पर हम 2 टाइप से सीखेंगे इसको निरूपण करना, ठीक है। अब देखिए, तो आप 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, वो आप लिख लीजिएगा। मैं ढूंढ रहा हूं, चलो अभी इतने में बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्या क्या एग्जाम्पल आ रहे होंगे। मैंने ये कहा कि दोस्तों, क्या कहा मैंने, मान लीजिए आपसे कहा, जैसे मैं कह दूं प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप क्या करोगे दोस्तों, ऐसे करोगे 1 2 3 4 5, ये हो गई क्या दोस्तों, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं किसी से भी पूछोगे तो वो यही बताएगा कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो समुच्चय है वो सभी के अनुसार समान उत्तर दे रहा है। इसी चीज को आपने क्या कह दिया है दोस्तों, इसी चीज को आपने कहा है सेट्स, यानी जिसे आप बोल रहे हो समुच्चय। अब दोस्तों जो आपका ये समुच्चय है उसमें से एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ए से प्रदर्शित कर देते हैं या बी से या सी से, तो गणित में जैसे दोस्तों पूर्णांक आ जाए या प्राकृतिक नंबर आ जाए या दोस्तों और आपकी संख्या रेशनल नंबर आ जाए या रियल नंबर आ जाए, तो दोस्तों उनको हम एक स्पेशल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। बेसिकली है क्या, वो आपका ABCD है। तो प्राकृतिक नंबर यानी N से प्रदर्शित करते हो, और रियल नंबर आ जाए तो उसे आप R से प्रदर्शित करते हो। अगर आपका पूर्णांक आ जाए
इंटीजर उसे आप आई से प्रदर्शित करते हो। अगर रेशनल नंबर धनात्मक है तो आर प्लस, अगर ऋणात्मक है तो आर माइनस। यानी ये जो शब्द हैं वो आप याद रखना। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से ही होगा, लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या ये आ जाए तो इनको आपको पता है कि सी से नहीं एन से प्रदर्शित करोगे। किससे? एन से प्रदर्शित करोगे। तो आई होप ये छोटी सी बात थी जो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम ये सीखेंगे कि समुच्चय का निर्माण रूप, यानी समुच्चय को हम किस किस प्रकार से बांट रहे हैं। तो दोस्तों दो हैं, क्या दो तरीके हैं जिस तरीके से हम क्या करते हैं साथियों, समुच्चय को बांटते हैं। यानी दो तरीकों से हम सेट्स को लिखते हैं। अभी नाम क्या है वो आप सब कुछ भूल जाओ, आपको नाम से मतलब नहीं, क्योंकि नाम आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मैंने कहा कि दोस्तों किसी भी समुच्चय को आप दो तरीके से प्रदर्शित करते हो। जैसे मैंने कहा समुच्चय को कितने तरीके से प्रदर्शित करोगे आप? दो तरीके से। देखो पहला सेट हमने ले लिया ए बराबर, आपका पहला एग्जांपल क्या था, ए ई आई ओ यू। एक तरीका हो गया ये, क्या हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका विशेष गुणधर्म लिख देंगे, यानी ए बराबर। अब ये आप बताइए ये दोस्तों किस चीज को फॉलो कर रहा है। यानी आप कहोगे अभी तो हमने सीखा था कि ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, वो विशेष गुणधर्म एक्स सच दैट एक्स, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या है दोस्तों? स्वर हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, जो कि क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने एक बी सेट लिया यहाँ पर, जो कि कह रहा है 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बी बराबर, देखो पहले आप हिंदी में लिख दो क्या, कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्या दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है, 5 से छोटा। ये आप ये भी लिख सकते हो प्रथम 5, यहाँ पर ये वाला मंझला कोष्ठक ही लगेगा, ठीक है। गलती से मुझ पे छोटा कोष्ठक लग गया था, लेकिन आपको मंझले कोष्ठक में ही बंद करना है। तो यहाँ पर क्या गुणधर्म फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी है। आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हैं, ये भी लिख सकते हो। अगर आपको हिंदी नहीं लिखनी, जैसे नहीं हम तो गणित पढ़ रहे हैं तो मुझे ये वाली रामायण है या महाभारत है ये आपको नहीं लिखनी, तो आप एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखना एक्स सच दैट एक्स, जो कि क्या है दोस्तों, 1 या 1 के बराबर और 5 और 5 से छोटा है। यहां पर ये लिख सकते हो x 1 जिसमें 1 शामिल, 1 या 1 से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है। जहां आप ये लिख सकते हो जहां x बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, जहां पर x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको प्राकृतिक संख्या दिख जाए तो वह आप n से प्रदर्शित कर सकते हो। यानी इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्या साथियों, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो मैं अब आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप कीजिए कि इसको कैसे प्रदर्शित करोगे। अगर मैंने यहां पर c लिख दिया, c बराबर, मान लीजिए c बराबर लिख दिया 2 4 6 8। अब बताइए इसे आप कैसे लिखोगे। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो। और इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आई है क्या कि 2 4 6 8 ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है ये वो आप समझ सकते हो। इसको आप देखना किस तरीके से लिखोगे वो देखिए। तो x सच दैट x सम प्राकृतिक संख्या है या सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। आप इस चीज को ये लिख सकते हो क्या, x सच दैट x सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं। क्या दोस्तों है,
सम संख्याएं हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप आपको। तो ये बात भी आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, एक्स एग्जैक्ट एक्स। और दोस्तों यहाँ पर आप एक गुणधर्म और फॉलो कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या हुआ +2, यहाँ पर क्या हुआ +2, यहाँ पर क्या हुआ +2। तो अगर आप यहाँ पर x को एक क्या मान लो प्राकृतिक संख्या, क्या मान लो प्राकृतिक संख्या, और इसमें क्या होगा +2, और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है जिसमें एक शामिल नहीं है, तो आप n को एक प्राकृतिक संख्या मान लोगे। क्या दोस्तों, अगर आप n को एक प्राकृतिक संख्या मानोगे तो 2 में कितना जोड़ दिया आपने, 4 हो गया। फिर 8 एक प्राकृतिक संख्या, तो दूसरी क्या आ जाएगी, 8 + 2 10, फिर 10 + 2 क्या आ जाएगी 12। यानी x एग्जैक्ट x लिख सकते हो जहां पर x बिलोंग टू n, और n+2 ये लिख सकते हो। यहाँ पर इसी चीज को ये व्याख्या करेगा कि इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ये भी उचित है। क्या है, ये भी उचित है। अब दोस्तों इसी को हम कहते हैं रोस्टर रूप, और इसे कहते हैं सारणीबद्ध रूप। अरे रुकिएगा, तो अब इन दोनों का नाम क्या है वो अब आप कमेंट में बता दो, और एनसीईआरटी से देख भी सकते हो। यानी ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया जिससे हम समुच्चय को क्या करते हैं, निरूपण करते हैं, कि हम इस तरीके से समुच्चय आपको दिखेगा। यानी आपकी एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे तो या तो इस तरीके से लिखा होगा या तो इस तरीके से समुच्चय को लिखा होगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी कि समुच्चय आखिर क्या था। समुच्चय आखिर क्या था कि वस्तुओं के सुप्रवासी संग्रह को आप समुच्चय कह रहे थे। वहां पर आपने एक बात और सीख ली साथियों कि भाई जो आपका ये सेट्स है इसे आप 2 तरीके से कर रहे हो प्रदर्शित, एक ये। अब दोनों का नाम आपको कमेंट में बताना है कि इस विशेष तरीकों को क्या कहते हैं और इस विशेष तरीकों को क्या कहते हैं। तो आई होप दोस्तों इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या सीखेंगे। तो अब हम जो सीखेंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आखिर इस समुच्चय के क्या कुछ प्रकार हैं, और हैं तो वो कितने हैं, और कितने हैं तो वे कौन कौन हैं, और कौन कौन है तो कैसे कैसे हैं, तो वो सब कुछ आप यहीं पर जानोगे। क्या यहीं पर जानोगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं, कितने कितने हैं, मतलब सब कुछ देखोगे। दोस्तों समुच्चय के जो प्रकार हैं वो डिपेंड है अवयव पर, यानी जितने भी आपके समुच्चय हैं वो किस पर, समुच्चय के प्रकार डिपेंड है अवयव पर। यानी किसी समुच्चय के अवयव ही उसको एक विशेष समुच्चय का दर्जा दिलाते हैं। मैंने क्या कह दिया ये बात समझ लीजिए कि दोस्तों जो आपके समुच्चय के प्रकार हैं वो किस पर डिपेंड है, अवयवों पर। यानी किसी समुच्चय के अवयव ही उसको एक विशेष समुच्चय बनाते हैं, यानी एक यूनिक समुच्चय बना सकते हैं या एक अलग समुच्चय बनाते हैं, क्या, उसके अवयव। तो अब हम समुच्चय के प्रकार में देखते हैं, पहला समुच्चय कौन सा पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट सेट्स आपका रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। देखिए अब आपको बताइए कि मैंने आपको बताया कि किसी भी जो समुच्चय है वो उसका अवयव ही निर्धारित करेगा कि उस समुच्चय को क्या नाम देना है, यानी उस समुच्चय को जो विशेष बनाने का कारण है उनका अवयव है। तो दोस्तों हम फर्स्ट सेट्स जो आपको बताएंगे वो है एम्प्टी सेट, EMPTY सेट, यानी दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय आपका फर्स्ट क्या है, रिक्त समुच्चय। अब दोस्तों आप सोचिए रिक्त मतलब क्या होता है, खाली, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव ही ना हो, बिल्कुल खाली हो, उसी को आप कहते हो रिक्त सेट यानी एम्प्टी सेट। यानी आपके पास एक सेट ऐसा भी होगा जिसके पास एक भी अवयव नहीं होंगे। अब आप कहोगे जब अवयव ही नहीं, बिना अवयव का समुच्चय तो अधूरा है। बात तो आपकी सही है कि अगर हम किसी समुच्चय होने के लिए अवयव होना चाहिए, तो ये डाउट मैं भी आपका क्लियर करूंगा। तो पहले आप ये देख लीजिए कि एम्प्टी सेट क्या है, जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, यानी एक भी एलिमेंट ना हो, उसको आप क्या कह रहे हो साथियों, उसको आप कह रहे हो एम्प्टी सेट। अर्थात यहां पर आपको एक भी अवयव देखने को नहीं मिलेगा।
तो भाई अगर इसमें एक भी अवयव देखने को नहीं मिलेगा तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा क्या, कि जब हमारे पास अवयव होते थे, क्या जब आपके पास अवयव होते थे तब आप क्या करते थे कि अवयव को मजला कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते थे? सही बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात, कि जब हमारे पास अवयव होते थे किसी भी सेट्स के, अभी हमने देखा था, तब हम भाई उसको मजला कोष्ठक के भीतर पैक कर देते थे। अब भैया अगर यहां पर एक भी अवयव नहीं है तो हम जानेंगे कैसे, मतलब गणित में अगर उस तरीके से किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे कि हम ये जान सकें कि ये जो हमारा सेट है वो एम्प्टी सेट है। बोलो डाउट अगर आपके दिमाग में आया ये, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, उत्तेजित हो सेट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानने के लिए। तो बात तो हमारी सही है कि भाई साहब इसका एक भी अवयव नहीं है, तो हम इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, क्योंकि जब अवयव होते थे तो मजला कोष्ठक में हम लिख देते थे। तो साथियों चूंकि ये कौन सा है, खाली, तो दोस्तों हम इसको क्या कर देते हैं, इसी तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी ए बराबर मजला कोष्ठक के अंदर कुछ नहीं, तो ये क्या आपका एम्प्टी सेट ही प्रदर्शित हो गया, यानी समुच्चय रिक्त समुच्चय इस प्रकार क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। अब आपको कहीं कहीं पर एक चीज और दिखेगी, हो सकता है वहां पर अगर मजला कोष्ठक ना दिया हो, वैसे है तो ये, लेकिन वहां पर अगर उपलब्ध ना हो तो वहां पर आपको फाई और दिखेगा। क्या दोस्तों, फाई, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, यानी ए बराबर अगर हम फाई लिख दें या वी बराबर फाई लिख दें, या आप कोई से भी अगर फाई लिख रहे हो, किसी भी कोई भी प्रदर्शित कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो ये दोनों चीज किसको बता रहे हैं, एम्प्टी सेट को ही बता रहे हैं, एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय को ही बता रहे हैं। क्या, रिक्त समुच्चय को ही बता रहे हैं। अर्थात यहां पर आपके पास क्लियर हो गया कि अगर आपको ये मजला कोष्ठक के भीतर एक भी अवयव देखने को ना मिले तो भी ये कौन सा एम्प्टी सेट है, और अगर आपको फाई का चिन्ह दिख रहा है तो भी ये क्या है दोस्तों, तो भी आपका ये जो सेट है वो आपको देखने को यही मिलेगा कि इस सेट का जो नाम होगा एम्प्टी सेट ही होगा। तो आई होप दोस्तों ये बात क्लियर होगी, यानी रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि क्या दोस्तों, मजला कोष्ठक के भीतर एक भी नहीं, या जिसे आप फाई से प्रदर्शित कर रहे हो। तो अब बताओ क्या आपको रिक्त समुच्चय के बारे में किसी भी प्रकार का एक भी डाउट शेष है? और वैसे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सब सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए मैं आप कहोगे थोड़ा गणित में कुछ बताओ, तो देखो इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या अगर मैं दोस्तों ये लिख दूं, जैसे मान लीजिए ये x सच दैट x और x इक्वल टू नहीं है x के, तो क्या दोस्तों आप कोई ऐसा एक x का मान बता सकते हो जो उसके ही बराबर ना हो? जैसे एक मान लिया तो एक एक के बराबर है, दो दो के बराबर है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि x सच दैट x और x इज नॉट इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू x। अर्थात दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये क्या कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो हमको बेवकूफ बनना ही नहीं है, क्योंकि हमने जान लिया यहाँ पर एक भी एलिमेंट यानी अवयव नहीं है, तो ये सीधा हम बोल देंगे कान, अरे आंख बंद करके या कान बंद करके जो कुछ करना वो कर लेना, एम्प्टी सेट। क्या है, एम्प्टी सेट। आई होप दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज जिसमें एक भी अवयव ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंगल सेट। एम्प्टी सेट खत्म होते ही हमारे पास एक सेट आ जाता है जिसको नाम होता है सिंगल सेट। अब देखते हैं सिंगल सेट की क्या विशेषता होती है, तो इसको देख लेना। आप इस तरीके से प्रदर्शित करते हो, अगर ना लिख पाए हो तो। अब देखो सिंगल सेट, सिंगल सेट, अब देखिए इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। अब चूंकि कोई भी समुच्चय होता है वो अपने अवयव के कारण ही पहचाना जाता है और इसका नाम होता है सिंगल सेट। अब आप समझ लीजिए कि दोस्तों जो आपका ये सिंगल सेट है, क्या सिंगल सेट, तो इसमें क्या विशेषता होगी, अंदाजा लगा के बताइए। नहीं एकल एक आ रहा है और कोई भी सेट्स होता है वो अपने अवयवों पर डिपेंड करता है, अर्थात इसमें क्या एक अवयव होगा? सोचो सोचो, क्या भैया इसमें एक अवयव होगा? क्योंकि इसका जो नाम है वो इस तरीके से है सिंगल सेट।
मतलब कुछ तो एक है। अब समुच्चय में होता क्या है, अवयव के अलावा आपको समुच्चय में कभी कुछ दिखा है? कभी क्या? आज ये तो पढ़ रहे हो और आज तो हमें कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब अवयव के अलावा कुछ नहीं होता है। तो एकल समुच्चय का अर्थ यहां पर यह है कि वह समुच्चय यानी वह सेट्स जिसमें केवल एक अवयव हो, केवल एक अवयव हो। अब देखो, अच्छा एक उदाहरण दो, बहुत अच्छा उदाहरण दो जो मस्त हो और एक अलग विशेष गुणधर्म रखता हो। जैसे हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण याद आया कि आपको x सच दैट x जो कि समअभाज्य संख्या है, जो कि समअभाज्य संख्या है, तो इसको आप उस तरीके से भी लिख के दिखाओ। दूसरा तरीका क्या है इसको प्रदर्शित करने का, वो भी बताओ। यानी x सच दैट x जो कि एक समअभाज्य संख्या है। अब आप बताइए समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आपको पता है दो एक ऐसी समअभाज्य संख्या है, यानी दो एक ऐसी सम संख्या है जो सम के साथ अभाज्य भी है। क्या? अभाज्य भी है। तो आपको आंसर क्या मिला? 2। अब आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही बताएगा समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2 ही है। तो आप इससे आप क्या लिख सकते हो? इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मंझला कोष्टक में बंद कर दो, यानी 2 जो है वो मंझला कोष्टक में बंद हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ये देखिए कि ये क्या आ गया आपका एकल सेट जिसमें केवल और केवल एक अवयव है। क्या दोस्तों? केवल और केवल एक अवयव है। आई होप दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि भैया अगर हमें एक अवयव दिख जाए, एक एलिमेंट दिख जाए सेट्स के अंदर, तो हम जान लेते हैं कि वो एकल समुच्चय होता है। कौन सा समुच्चय होता है? एकल। अब देखिए साथियों, मैंने आपको जो एक बात बतानी भूल गया था वो समझ लीजिए कि दोस्तों अगर सम संख्याओं का समुच्चय आ जाए या अभाज्य संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं का, तो आप दोस्तों अनंत तक है प्राकृतिक संख्या, तो आप अनंत तक नहीं लिखते हो, तो आप सीधा लिख देते हो 1, 2 और 3 और ऐसे डॉट डॉट के 3 साइन लगा देते हो। इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों प्रथम मतलब ये सारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये बात आपको बताने को थी, इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि अभी आगे एक अपरिमित आएगा तो उसमें आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दिया। तो आपको एम्प्टी सेट और सिंगल सेट क्लियर है? अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे इस सेट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सेट का प्रकार, और दूसरा ये आप तब तक नोट कर लीजिए अगर ना किया हो तो। आई होप दोस्तों आपका नोट्स हो गया होगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड है दोस्तों परिमित समुच्चय, यानी इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब जो परिमित समुच्चय है वो क्या है? वह समुच्चय जिसमें अवयव परिमित हो। अवयव कैसे हो? परिमित मतलब दोस्तों अवयव की संख्या निश्चित हो या अवयव निश्चित हो, ये लिख लो। अवयव कैसे हो? निश्चित हो। अब दोस्तों देखिए, यानी वह समुच्चय जिसमें अवयव कैसे हो? निश्चित हो। इसका एग्जांपल देखते हुए आप समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप देखोगे इसमें 10 अवयव हैं। कितने? 10 अवयव। तो ये जो आपका सेट्स हो गया वो कैसा हो गया? परिमित सेट्स हो गया, यानी आपका फाइनाइट सेट हुआ। कौन सा? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है कि भाई परिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें आपको बस एक चीज़ देखने को बनता है, वो ये है कि इसमें आपके अवयव निश्चित होंगे। क्या निश्चित होंगे? अवयव। समझ में आ गया होगा कि जिस भी सेट में अगर आपको अवयव की संख्या निश्चित दिख रही है तो वहाँ पर आप एक कॉमन सेंस लगा लो या मत लगाओ, बस याद रखो कि वह समुच्चय वो होगा, वो फाइनाइट सेट्स होगा। अब जैसे दोस्तों मैं आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं कहूं 2 के पहाड़े का अवयव, 2 के पहाड़े का समुच्चय, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप इस तरीके से लिख दोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इसमें भी जो आपके एलिमेंट्स हैं यानी अवयव हैं वो कैसे हैं? समान नहीं तो समान बोल दो।
परिमित हैं, यानी इनके अवयव निश्चित हैं। हमने ज्ञात कर लिया कि इसके इतने ही अवयव हैं, यानी जिस समुच्चय में हम कंप्लीट एलिमेंट निकाल दें उसको भी आप यही कहोगे फाइनाइट सेट्स। क्या कहोगे? फाइनाइट सेट्स। तो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। आज हमने कितने प्रकार पढ़ लिए हैं? पहला था आपका नहीं, पहला एम्प्टी सेट, दूसरा ये और तीसरा फाइनाइट। अब दोस्तों एक पार्ट और पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास समाप्त करेंगे और जब हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें हम अपने सेट्स की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक प्रकार और पढ़ लीजिए इसका, फिर हम जल्दी से क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि आप बोर हो गए होगे, मुझे लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुए होगे क्योंकि सीख रहे हो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो क्या है? अपरिमित समुच्चय। क्या दोस्तों? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि अवयव होंगे, अवयव अपरिमित हो। क्या? अवयव, या लिख दो अवयव निश्चित ना हो, निश्चित ना हो यानी अनंत हो। जिनमें आप अवयव की संख्या निश्चित ना कर पाओ तो वो आपका कौन सा हो गया? अपरिमित सेट्स हो गया। कौन सा? अपरिमित यानी नॉन फाइनाइट सेट। जैसे यहां पर मैं क्या लिख दूं? मैं आपसे लिख दूं समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जब आप देखोगे दोस्तों समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... अब दोस्तों क्या आप बता सकते हो? आप बताओ सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? तो नहीं बता सकते, यानी अनंत तक जाएगा। तो जो भी सेट अनंत तक जाता है यानी हम उसके अभी हम नहीं बता सकते हैं कितने हैं, तो हम उनको 3 ... कर देते हैं, 3 ... की निशान लगा देते हैं और वो कौन सा हो जाता है? इनफाइनाइट सेट्स हो जाता है। कौन सा हो जाता है? इनफाइनाइट सेट्स। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, यानी जिसके अवयव आप पता नहीं कर पा रहे हो कि कितने हैं, अभाज्य आ जाए या प्राकृतिक आ जाए या पूर्ण संख्या आ जाए, तो इस तरीके से जब आप देखोगे कि आपके पास एक ऐसा भी सेट्स होता है जहाँ पर आप अवयव नहीं पता कर पाते हो, तो वो आपका कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट्स हो गया। अब तक हमने क्या सीखा कि हमने समुच्चय की परिभाषा देखी थी, जिसमें हमने ये देखा कि समुच्चय हुए जो सुपरिभाषित संग्रह वस्तुओं का क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है, जिसका मतलब ये होता है कि सुपरिभाषित शब्द का आपने सिंपल सा अर्थ निकाला अपनी ही भाषा में कि भाई सभी के अनुसार अगर समान उत्तर आ रहा है तो वो सेट्स है। देन उसके बाद आपने ये देखा कि साथियों जो आपका समुच्चय है उसे आप 2 तरीके से प्रदर्शित कर रहे हो। उन दोनों तरीकों का मैंने नाम आपसे कमेंट्स में पूछा था, अब आप कमेंट्स में छोड़ के जाना है। अब आपने देखा कि उन 2 तरीके से आप समुच्चय को लिख रहे हो। तीसरी चीज जब आपके आती है तो आपने देखा कि समुच्चय के प्रकार भी हैं। उन प्रकार दोस्तों आपको समुच्चय के जो प्रकार होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? तो जो भी आपके सेट्स के प्रकार होते हैं वो अवयव पर ही डिपेंड करते हैं, यानी किसी समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो ही अवयव उसको विशेष समुच्चय बनाते हैं, यानी एक यूनिक सेट बनाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि फर्स्ट आपका सेट है जो एम्प्टी सेट है, जिसमें आपको एक भी एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा आपने देखा सिंगल सेट, सिंगल सेट में क्या था? आपको एक अवयव दिख रहा था। थर्ड आपने देखा था फाइनाइट सेट, जिसके अवयव निश्चित होते थे। और फोर्थ आपने देख लिया इनफाइनाइट सेट, जिसमें अवयव बहुत सारे होते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो जो समुच्चय का इंट्रोडक्शन था बेसिकली जो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये लेक्चर नंबर 1 दिख रहा होगा। लेक्चर नंबर 2 में आपको और ज़्यादा आनंद आने वाला है, वो आप अवश्य देखिएगा। लेक्चर नंबर 2 इसका जल्दी अपलोड हो जाएगा। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। बाय बाय।